आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की हिंदी बुक आरोह भाग 1 की काव्य खंड से चैप्टर 3। इसको हम चैप्टर 13 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो गद्य पाठ है वो भी दिया गया, 10 जो गद्य पाठ दिया है उसके बाद में काव्य खंड में यह तीसरा नंबर का चैप्टर है। तो इसको हम चैप्टर 13 भी कह सकते हैं, लेकिन बुक में काव्य खंड को अलग दिया है और गद्य खंड को अलग, तो इसलिए हम इसको कौन सा बोलेंगे? चैप्टर चैप्टर 3 बोलेंगे। ठीक है। तो चैप्टर 3 में है पथिक। पथिक का जो रचनाकार है, इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है सन 1881 में, 1881 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद खुद से ही अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। उसमें से वो उर्दू, अंग्रेजी और बंगला जैसी भाषाएं वो खुद अपने से ही वो सीखे थे। ठीक है। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी को बाल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इस बाल साहित्य के जनक कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी का देहावसान जो हुआ वो 1962 1962 में हुआ। ठीक है। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी ने अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से खंड काव्य, ये खंड काव्य है। खंड काव्य में मिलन, स्वप्न और ये पथिक, ये खंड काव्य पर इन्होंने रचना किया है, जिसका ही इस चैप्टर में, इस खंड काव्य से पथिक खंड काव्य की जो कविता है उसी को इस चैप्टर में दिया गया है। उसके इस खंड काव्य के पहले सर्ग के कविता को इसमें दिया गया है। कौन से चैप्टर में? पथिक चैप्टर में। अभी खंड काव्य क्या होता है, तो खंड काव्य, महाकाव्य क्या होता है, काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि काव्य क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि खंड काव्य और महाकाव्य में थोड़ा सा अंतर होता है। कि महाकाव्य, पहले महाकाव्य देखते हैं। जो महाकाव्य होता है, ठीक है, महाकाव्य में उस नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में बताया जाता है या लिखा हुआ रहता है, जबकि खंड काव्य में जो नायक होता है उसके जीवन के एक भाग का, उसके जीवन के एक अंश का वर्णन रहता है, वो खंड काव्य होता है। मतलब कह सकते हैं कि खंड काव्य छोटा होता है और महाकाव्य जो है बड़ा होता है। ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में छोटा सा अंतर आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, पद्मावत, जबकि खंड काव्य के उदाहरण है सुदामा चरित, पंचवटी, पथिक। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का अंकन रहता है, जबकि खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक भाग का चित्रण रहता है। तीसरा है महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। वैसे चौथा है कि जो महाकाव्य होता है उसमें वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं इस कविता को। कविता क्या है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। ठीक है। तो इस कविता का संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। संदर्भ में लिखना होता है चैप्टर का नाम, बुक का नाम और राइटर का नाम। प्रसंग में क्या लिखना होता है कि इस काव्यांश में या फिर इस पद्यांश में क्या सार, क्या चीज है, किस चीज के बारे में कहा गया है, वो प्रसंग में लिखना होता है। ठीक है। तो इसका हम प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में या फिर प्रस्तुत काव्यांश में कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति के जो मनोहारी चित्रण किया है, मतलब प्रकृति के सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। इसमें और एक चीज और जोड़ सकते हैं कि इस काव्यांश में जो कवि हैं वो पथिक के रूप में
सागर के किनारे खड़े होकर के प्रकृति की सौंदर्यता को देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर क्षण, हर पल पल। नूतन मतलब नया, वेश बनाना मतलब नया रूप धारण करना, रंग बिरंग निराला, निराला का मतलब होता है अनोखा, रंग बिरंग मतलब रंग बिरंगी। तो कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी जो है एक पथिक के रूप में है और वो समुद्र के किनारे खड़े हैं और वो प्रकृति की सौंदर्यता का बखान कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रकृति जो है अपना वेश पल पल में बदल रही है। तो उसी को लिखा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निकाला निराला। तो कविवर रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो क्षण क्षण में, पल पल में अपना वेश, अपना रूप जो है, नया नया रूप जो है धारण कर रहे हैं। और कैसा रूप धारण कर रहे हैं? अनोखा अनोखा, नए नए तरीके से अपना रूप धारण कर रहे हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। और वो बोलते हैं कि रवि मतलब सूर्य, सम्मुख मतलब सामने, थिरक रही मतलब थिरकना मतलब नाचना, नभ मतलब होता है आकाश, वारिद माला मतलब जो वर्षा की बूंदें जो गिरती है उसको बोलते हैं वारिद माला। तो क्या बोल रहा है, जो वर्षा की बूंदें आ रही है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जो वर्षा की बूंदें हैं वो रवि के सम्मुख मतलब सूर्य के सामने नाच रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसका, इन दोनों पंक्तियों का हम एक साथ देखते हैं कि कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह जो प्रकृति है वो अपने रूप को पल पल में बदल रहा है और नया नया वेश धारण कर रहा है, अनोखा वेश धारण कर रहा है जो मन को मोहने वाला है। और जो वर्षा की बूंदें आ रही है वो नीचे गिर रही है, वो ऐसा लग रहा है जो सूर्य के सामने नाच रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो सूर्य के सामने नाच रही हो। आगे लिखते हैं, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे में जो नील समुद्र मतलब जो नीला समुद्र है वो मनोहर है, मन को हरने वाला है, और ऊपर में जो नील गगन है वो भी मनोहारी है। तो बोलते हैं, कवि बोलते हैं कि यह नीचे में जो नीला समुद्र है और ऊपर में जो नीला आसमान है, गगन मतलब आसमान, आकाश, तो ये जो ऊपर में नीला आकाश और नीचे जो नीला समुद्र है, ये दोनों की जो सुंदरता है देखते ही बनती है, इनकी सुंदरता बहुत अच्छी है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। घन का मतलब होता है बादल, बैठ बीच में विचरूं, विचरूं का मतलब विचरण करना चाहता है वो, यही चाहता मन है। कविवर रामनरेश त्रिपाठी जी बोलते हैं कि मेरा मन यह चाहता है कि मैं घन पर बैठ जाऊं, उस बादल में बैठ जाऊं और इस बीच में बैठूं, बीच में जो है विचरण करूं। बीच में का मतलब कहां पे? आसमान और नीचे जो समुद्र है, जो सागर है, उनके बीच में विचरण करूं और आसमान की सुंदरता और सागर की जो लहरों की सुंदरता है, उस दोनों की सुंदरता को मैं देख सकूं। इस कारण से वो बोलता है कि मैं इस बादल में बैठ जाऊं और इन दोनों की सुंदरता को देखूं, विचरण करूंगा। रत्नाकर गर्जन करता है मलिया नील बहता है। रत्नाकर किसको बोलते हैं? सागर को। ठीक है, रत्नाकर गर्जन करता है। अब रत्नाकर कैसे गर्जना करता है? गर्जन करना मतलब आवाज, आवाजें आना ना। तो वो गर्जना कैसे करता होगा? जब जो लहरें चलती है ना, समुद्र की जो लहरें आती है वो जोर से आवाज कर रही है, उसी को बोल रहे हैं कि रत्नाकर जो है गर्जन कर रहा है, गर्जना कर रहा है। और मलिया नील बहता है। मलिया नील का मतलब होता है, मलय पर्वत का नाम है, अनिल मतलब हवा, मतलब जो मलय पर्वत से आने वाली हवा है वो भी बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। वो क्यों खुशबूदार है? क्योंकि वो मलय पर्वत में माना जाता है कि चंदन की वृक्ष है, तो चंदन की वृक्ष से जो हवा आ रही है वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है, जो मन को मोहने वाला है, मन को प्रफुल्लित करने वाला है। तो उसी को बोल रहा है कि जो रत्नाकर गर्जना करता है, जो लहरें चल रही है और जो मलय पर्वत से हवा आ रही है, सुगंधित हवा आ रही है, ये दोनों जो है मन को मोहने वाला है। ठीक है, और क्या है आगे है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। वो अपने प्रिय को बोल रहा है, प्रिय मतलब अपनी पत्नी को बोल रहा है कि हरदम यह हौसला, हमेशा हृदय में एक साहस भरा रहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में यह साहस भरा रहता है कि क्या, कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के।
वो बोलता है कि मैं इस विशाल मतलब बड़ा, विस्तृत मतलब जो फैला हुआ, महिमामय मतलब महिमा लिए हुए रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरोजी भर के, वो बोलता है कि मैं इस रत्नाकर के लहरों के ऊपर क्या करूं, बैठ जाऊं, और विशाल विस्तृत जो फैला हुआ रत्नाकर है उसके जो कोने कोने में मैं घूमना चाहता हूं। महिमामय रत्नाकर, महिमामय रत्नाकर क्यों कहा है, क्योंकि इस सागर के अंदर में रत्नों का खजाना होता है, इस कारण से इसको महिमामय बोला गया है। ठीक है, इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, वो बोलता है कि मैं इस रत्नाकर के लहरों में बैठना चाहता हूं और बैठ करके इस रत्नाकर के इस सागर के कोने कोने तक जाना चाहता हूं और इस प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहता हूं। ठीक है, अब इसका अगर हम भावार्थ एक साथ देखें तो क्या लिख सकते हैं कि कई और रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता जो है बहुत ही मनोहारी है। ये जो है प्रकृति जो है पल पल अपनी जो वेश है वो बदल रही है और अनोखा अनोखा रूप धारण कर रही है। कभी जब बादल से वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है तो ऐसा लगता है कि ये वर्षा की बूंदें जो है सूरज के सामने नाच रही है। जो नीचे में नीला समुद्र है और ऊपर जो नीला गगन है, नीला जो आसमान है, वो मन को हरने वाला है। मेरा मन यह चाहता है कि इन दोनों के बीच में जो बादल है उस पर बैठ जाऊं और विचरण करूं और इन दोनों के, आकाश और सागर के दोनों के बीच में विचरण करते हुए दोनों की सुंदरता को देख सकूं। और जो यहाँ पे रत्नाकर गर्जन करता है, जो मलय नील, जो मलय पर्वत से जो हवा आती है, जो सुगंधित हवा आती है, वो भी मन को हरने वाली है, मन को मोहने वाली है। हरदम यह हौसला हृदय में, वो अपने प्रिय से बोलता है कि हे प्रिय, मेरे मन में हमेशा यह हौसला भरा रहता है, कि हमेशा यह साहस भरा रहता है कि इस विशाल सागर के लहरों में मैं बैठ जाऊं और सागर के कोने कोने तक घूमूं और इसकी सुंदरता का आनंद लूं। ठीक है, अब इसमें हम काव्य सौंदर्य देखें तो काव्य सौंदर्य में हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य देखें तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम दो चीज लिख सकते हैं, एक तो भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में हम लिख सकते हैं कि इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। दूसरा लिख सकते हैं कि कवि ने अपनी कल्पना शक्ति का आकर्षक ढंग से यहाँ पे वर्णन किया है। और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर इसका कला सौंदर्य देखें तो इसमें हम तत्सम देखें, तत्सम शब्दों का प्रयोग देखें तो तत्सम शब्द है इसमें अपनी भाषाओं में, ये जो कविवर रामनरेश त्रिपाठी जो है तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग करता था। तो यहाँ पे नूतन हम देख सकते हैं, नूतन मतलब नया होता है। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं आपको पता ही होगा कि तत्सम शब्द जो संस्कृत के आए शब्द होते हैं, जो संस्कृत से आए शब्द है, जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। नूतन, नूतन मतलब होता है नया, नूतन तत्सम शब्द है, उनका तद्भव हो जाएगा नया। यहाँ पे रवि दिया है, रवि भी तत्सम शब्द है, घन दिया है, ठीक है, ये तत्सम शब्द हुआ। अलंकार योजना के बारे में हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे नील न की आवृत्ति है, तो न की आवृत्ति है जब किसी व्यंजन वर्ण की एक से अधिक बार जो है आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होती है। ठीक है, तो न की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम देख सकते हैं बैठ बीच में बिचलू, ब की आवृत्ति है तो ये भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे हरदम या हौसला हृदय, हौसला ह की आवृत्ति है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और हम देख सकते हैं कोने कोने में, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं, यहाँ पे कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ, क्योंकि कोने कोने दो बार आया है जिस कारण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। ठीक है, ये तो हुआ इसका काव्य सौंदर्य। अब इसके अलावा अगर हम इसमें यह देखते हैं कि एग्जाम में इस काव्यांश से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन यह आ सकता है कि इस काव्यांश में कवि ने किस सौंदर्य की चित्रण किया है, इस काव्यांश में कवि ने किस सौंदर्य का चित्रण किया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने सूर्योदय के समय आकाश और समुद्र की सुंदरता का
वर्णन किया है। ठीक है, और यह जो प्रकृति है जो है वो पल पल में अपनी जो है सुंदरता को अपनी सौंदर्यता में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पथिक का मन जो है कहां विचरना चाहता है, किस प्रकार और कहां विचरना चाहता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, पथिक का मन जो है बादलों में बैठ करके आसमान और समुद्र के बीच का वो क्या करना चाहता है, इन दोनों के बीच में जो है विचरना चाहता है, घूमना चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि हरदम या हौसला हृदय में प्रिय, ये प्रिय शब्द जो है कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ इस पंक्ति में कवि ने प्रिय शब्द का प्रयोग अपनी पत्नी के लिए किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम लोग काव्यांश 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।